नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मोतिहारी से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई। साइकिल चोरी के आरोप में 3 लोगों को गांव वालों ने पेड़ में बांधकर उनकी जमकर पिटाई की और उसके बाद तीनों के बाल मुड़वा दिए गए। मामला मोतिहारी के ढाका थाना इलाके के बिशंभरपुर गांव की है। गांव वाले के इस तालिबानी फैसले का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो को देखने के बाद पुलिस हरकत में आई। मोतिहारी एसपी ने तुरंत ढाका थाना प्रभारी को कार्रवाई करने का आदेश दिया। एसपी नवीन चंद्र झा ने बताया कि वायरल वीडियो के मामले में 8 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें से 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अन्य की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। नालंदा में बिहार शरीफ पुल चौक पर यातायात को काबू करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। दरअसल तीज को लेकर बिहार शरीफ के पुल पर आलमगंज सहित कई इलाकों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस दौरान न केवल सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, बल्कि सड़क पर अच्छा खासा जाम भी लग गया है। सूचना मिलते ही यातायात थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठियां भी बांधी। लॉकडाउन का ये आदेश का पहला दिन था। कौन कौन दुकानें बंद की जाएगी, कौन कौन दुकानें बंद नहीं की जाएगी, जानकारी लोगों को नहीं थी और तीज पर्व का समय के लोग काफी भीड़ लगी थी। जैसे ही सूचना हमें मिले, दल बल के साथ आकर के जाम को क्लियर किया। बिहार में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि अपराधी दिन दहाड़े बिना किसी डर के वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला गया के कोतवाली थाने की है, जहां अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद शव को रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया गया। स्थानीय लोगों ने परिवार वालों को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया। मृतक की पहचान कोतवाली थाना इलाके के इकबाल नगर के रहने वाले राजा के रूप में की गई है। तो परिवार वालों ने हत्या का शक कुछ युवकों पर लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। सहरसा में ऑफिस जा रहे बनमा इटहरी अंचलाधिकारी अक्षय वट तिवारी के साथ रास्ते में 5 लोगों ने घेर कर जमकर मारपीट की और कपड़े भी फाड़ दिए। मारपीट में सीओ अक्षय वट तिवारी को कई जगह पर चोट आई और इलाज के लिए उन्हें अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इटहरी पंचायत के मुखिया पति जगजीत आनंद उर्फ जिम्मी यादव पर मारपीट का आरोप लगा है। मामले में पुलिस को लिखित आवेदन देकर 5 नामजद लोगों को आरोपी बनाया गया। बनमा इटहरी ओपी पुलिस जांच में जुटी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी को बड़ा झटका लगा। लालू यादव के समधी चंद्रिका राय समेत आरजेडी के 3 विधायकों ने जेडीयू का दामन थाम लिया। इन तीनों विधायकों ने आज जेडीयू की सदस्यता हासिल की। तीनों विधायकों के पार्टी छोड़ने की बात बुधवार को ही सामने आ गई थी। इससे पहले ही आरजेडी के 3 विधायक महेश्वर यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातमी को पार्टी से निष्कासित किया गया था, जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया। जेडीयू ने आरजेडी को दिया एक और झटका। आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में शामिल। लालू के समधी को नीतीश पर भरोसा। चुनाव से पहले आरजेडी को झटके पर झटका लग रहा है। 3 दिन पहले ही आरजेडी के 3 विधायक जेडीयू में शामिल हुए और अब गुरुवार को 3 और विधायकों ने लालटेन छोड़ तीर चलाने का फैसला ले लिया है। कोई भी व्यक्ति, कोई हो, लालू यादव का बेटा हो या भाई हो, कोई भी व्यक्ति पार्टी के ऊपर नहीं है। उन्होंने खड़ा होकर के 5 एमपी का विरोध करने का काम किया और लोगों ने कार्रवाई नहीं की। इसके लिए मैं बहुत दुखी था। आज आप बात करना चाहते हैं, चाहे नीतीश कुमार जी कास्टिज्म हो, कम्युनलिज्म हो, करप्शन हो, 0 टॉलरेंस अगर किसी ने किया है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किया है। आज कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन्होंने। अगर आपके पिता के नाम पर, आपके दादा के नाम पर, अगर आपको उनके संदर्भ में मिला करके अगर आपको 10 तरह का बात बोला जाए, गाली दिया जाए, आपके कार्यकर्ताओं को धमकी दिया जाए, ये बोला जाए कि आप पार्टी के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है, लोकसभा चुनाव में आपने साथ नहीं दिया है। अच्छा, ये आपको कहा गया वहाँ पे? तो उनके लोगों द्वारा कहा गया। जदयू में पूरी निष्ठा से काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद से मिला है मुझे। चुनावी मौसम में दल बदल का खेल हर बार होता है। इस बार भी हो रहा है, वो भी थोक के भाव से। बाजी जेडीयू के हाथ में है।
और निशाने पर आरजेडी है। तो 3 और 6 ले जा रहे हैं हम, सूद और ब्याज के साथ बदला लेंगे और हम 30 ला करके इनको जवाब देंगे। 4 धारा से बड़ा कोई लुटेरा नहीं होता है, चाहे मुख्यमंत्री को लूट के ले जाए या विधायक को लूट ले जाए या विधायक बूथ लूटने का प्रयास करे, लेकिन जनता इनको इस बार करारा जवाब देगी। आरजेडी में ज्यादा भगदड़ है, उसके एमएलसी 5 भाग गए, एमएलए लगातार सिलसिला चल पड़ा है दूसरी पार्टी में जाने का। अब देखिए, कई बार राजनीति में विचारधारा और संगठन के प्रति जो कमिटमेंट है उसके बियॉन्ड भी कई चीजें राजनीति में चलती है। कुछ लोग निजी मकसद से भी राजनीति में आते हैं, जिसको जहां टिकट मिला वहां पर दौड़ चले। दल बदल के खेल में जेडीयू लीड ले रही है और आरजेडी को झटका लग रहा है, लेकिन जेडीयू को इससे कितना फायदा होगा ये तो चुनाव के परिणाम से ही पता चलेगा। जदयू के जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह है, क्योंकि उनका कुदमा लगातार बढ़ रहा है। पहले 5 एमएलसी आए, फिर 3 विधायक आए, अब 3 और विधायक आए। इस तरह से कह सकते हैं कि 9 एमएलए और एमएलसी अब तक 11 एमएलए और एमएलसी अब तक जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। कैमरून फिरोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे करीब आती जा रही है, वैसे वैसे सियासी रणनीति का खाका भी खींचा जा रहा है। अब देख लीजिए, आरजेडी ने दलित आरक्षण और उन पर होने वाले जुल्म का मुद्दा उठाकर राज्य सरकार को घेरा, आंकड़ों के जरिए हमला किया, जिसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से भी दिया गया है और चुनौती दी गई है कि क्या आरजेडी किसी दलित को सीएम बना सकती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आरजेडी सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति बना रही है। चुनाव से पहले आरजेडी की नई रणनीति, दलित के मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी, आरजेडी के वार पर जेडीयू का पलटवार। तो चुनावी मौसम में रणनीतिक हथियार का खूब इस्तेमाल होने लगा है। अब देख लीजिए, आरजेडी ने कैसे दलितों का मुद्दा उठाया और आंकड़ों के जरिए राज्य सरकार को घेर लिया। एक साथ 3 दलित चेहरे मैदान में आए और सीधे सीधे हमला बोला। छात्रवृत्ति इसने बंद किया। बैकलॉग जितने भी थे पद, उन पदों को इस सरकार ने समाप्त कर दिया। ट्रैप केस में सबसे ज्यादा किसी को गिरफ्तार किया गया तो दलित और आदिवासी और पिछड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया। जमीन के अलावा खेती की जमीन भी दी है, जो आज भी जो हम लोग दिए हैं उसको दखल कब्जा नहीं मिला। आज हम चैलेंज करते हैं नीतीश कुमार के, अगर बात मेरी झूठी हो जाएगी तो मुझे फांसी की सजा देंगे। आज भी जो लोगों को जमीन मिला उसका दखल कब्जा नहीं मिला। 2005 में जब अनुसूचित जाति पर अत्याचार 7% था, आज बढ़ करके 2019 में तक या 2020 के मार्च तक कहा जाए तो 17.5% बढ़ गया है अत्याचार। आरजेडी की तिकड़ी ने दलित मुद्दे पर वार क्या किया, जवाब देने के लिए सरकार के मंत्री और पार्टी के प्रवक्ता सामने आ गए। सारे आरोपों का खुलकर जवाब दिया और आरजेडी को चुनौती भी दी। जहां तक श्याम रजक का सवाल है, तो लंबे समय तक श्याम रजक इस प्रदेश में, इस पार्टी में रहे, नीतीश जी के नेतृत्व में और मंत्री पद पर बने रहे और 11 साल बाद आज ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के राज्यकाल में दलित विरोधी काम हुआ है। और सबसे उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रदेश में दलितों का नेतृत्व आए राजनीति में, इसके लिए जो पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव हुए उसमें आरक्षण देने का काम किया। और आज अगर आरजेडी के जो दलित नेता आज बोल रहे हैं, लक्षण लगा रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आपके अंदर अगर हिम्मत है तो अपने आरजेडी के नेताओं से कहें कि किसी दलित को, अनुसूचित जाति को मुख्यमंत्री का घोषणा करें। तो आरजेडी ने अपनी रणनीतिक दाव को चल दिया है, उसका जवाब भी मिल गया है, लेकिन असल खेल तो जमीन पर होना है। जमीन पर दलित क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं, बड़ा सवाल यही है। और राज्य सरकार को दलित विरोधी होने का तमगा चस्पा करते हुए उन पर निशाने साधे
और कहा कि जो कुछ फंड आता है दलित समाज कल्याण को लेकर उसका खर्च न होकर बंदरबाट किया जाता है और इस तरीके से वोटों की गोलबंदी शुरू की गई। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। राज्य में शिक्षक बहाली, प्रमोशन और उसकी सेवा शर्तों को लेकर नई नियमावली को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी। राज्यपाल की तरफ से नई नियमावली को मंजूरी दी गई है, जिसमें नियुक्ति से संबंधित कई नए बदलाव भी किए गए हैं। सरकार ने यह तय किया है कि सभी पंचायतों में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जा रही है। लिहाजा अब माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर भी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए नियमावली में जरूरी बदलाव किए गए हैं। सरकार की इस नई नियमावली को बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 का नाम दिया गया है। ये नई नियमावली पूरे बिहार में प्रभावी होगी। अधिसूचना जारी होने के साथ ही ये लागू हो गई है। सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए नई सेवा शर्त को लागू करने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस नई सेवा शर्त को लेकर नियोजित शिक्षकों का एक धड़ा खुश नहीं है। किशनगंज में रुईधासा मैदान में नियोजित शिक्षक संघ सरकार के फैसले के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है और मंत्रिमंडल के फैसले की कॉपी को जलाकर विरोध कर रहा है। नियोजित शिक्षकों की मांग है कि सेवा शर्त में जो नियमावली है वो नियोजित शिक्षकों के हित में नहीं है, खासकर ट्रांसफर की नियमावली। इसके अलावा सेवा शर्त को राज्य सरकार ने 2021 में लागू करने का फैसला किया। नियोजित शिक्षकों की मांग है कि अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल गई तो फिर इसे अभी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। तो हम शिक्षक साथी भी सोचे थे कि हम लोग जितनी सारी मांगे हैं, विशेषकर राज्य कर्मी का दर्जा, वो हम लोगों को मिलने जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने हमारे साथ ठगने का काम किया है और एक चाइनीज खिलौना के तौर पे, ऐसा खिलौना जो चाबी भरने से ही चलता है, मतलब 2020 में जो कुछ भी दिया वो 20 में मंजूरी और लागू होगा 21 में। सीधे सीधे नीतीश जी ये कह दीजिए ना कि हम अब सत्ता में आने वाले नहीं हैं, आप लोग तो आक्रोश में हैं, तेजस्वी जी आएंगे या कोई दूसरा आएंगे वो दे देंगे। नीतीश जी, आपको मैं यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं, बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों ने प्रण लिया है। साथ में बिहार की ये जो जनता है, उन्होंने भी आपके ये 15 साल की ये जो ढकोसलाबाजी शासन है, उस शासन को अच्छी तरह से जान गया है। स्पष्ट रूप से मैं चेतावनी दे देता हूं, स्वयं ब्रह्मा भी अगर उतर के आए तो आपकी सत्ता दोबारा नहीं आ सकती है। आपके सत्ता से आपको बाहर करने का काम नियोजित शिक्षक करेगा। बिहार सरकार ने नियोजित शिक्षकों के वेतन में 15% के इजाफे के साथ ही सेवा शर्तों में सुधार का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि नियोजित शिक्षकों में नई सेवा शर्त को लेकर कोई खास खुशी नहीं है। नियोजित शिक्षक संघ सरकार से सामान्य शिक्षकों के लिए लागू सेवा शर्त और वेतनमान देने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर परिवर्तनकारी माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। इसमें नियोजित शिक्षक नियमावली एवं सेवा शर्त 2020 में नियोजित शिक्षकों की मांग को अनदेखा करने की बात कही गई है। नियोजित शिक्षकों के मुताबिक सेवा शर्त उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। पत्र में सेवा शर्तों को लेकर शिक्षक संघ से बात करने के बाद संशोधन की मांग की गई। इसके साथ ही शिक्षक संघ ने सरकार को चुनावों में नाराजगी का खामियाजा उठाने की भी चेतावनी दी। शिक्षकों के लिए जिस सेवा शर्त को सरकार की कैबिनेट ने कल हरी झंडी दी है, वह कहीं से भी सेवा शर्त नहीं लगता है। कर्मचारियों के लिए सेवा शर्त ऐसे नहीं बनता है जिसमें कि ग्रुप बीमा की चर्चा न हो, ग्रेच्युटी की चर्चा न हो, कोई पेंशन योजना नहीं हो। ऐसे सेवा शर्त देकर सरकार शिक्षकों को ठगना चाहती है। यह छलावा और धोखा है सरकार का चुनावी वर्ष में। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई लिखाई का बहुत नुकसान हुआ है। कहने को तो ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा दी जा रही है, लेकिन ऑनलाइन की पढ़ाई गरीब बच्चे कैसे करेंगे? कटिहार से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना काल ने इन बच्चों के उज्जवल भविष्य को अंधेरे में ढकेल दिया है। जिन हाथों में कलम किताब होनी चाहिए, आज वो काम ढूंढ रहे हैं।
कटिहार के दल पंचायत में रहने वाला ये लाल मोहम्मद अब काम ढूंढ रहा है। स्कूल बंद है तो पढ़ाई भी बंद हो गई, और जो ऑनलाइन पढ़ाई की बात होती है वो उस सुविधा को लेने में सक्षम नहीं है। जब से लॉकडाउन लगा है तब से घर में बैठे हैं, न कोई टीचर स्कूल में आता है और ना ही किसी के घर में नहीं। दूरदर्शन में टीवी में ऑनलाइन पढ़ाई होता है, बड़ा वाला मोबाइल भी नहीं है। घर में ही बैठे रहते हैं, किसी दूसरे के आते हैं दूरदर्शन में तो कोरोना के कारण नहीं, घर से भगा देता है, बोलता है कि यहाँ से चले जाए, नहीं पढ़ाई होता है। और ऐसी कहानी सिर्फ लाल मोहम्मद की नहीं है। कई ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं दे सकते, क्योंकि ना तो उनके पास कोई स्मार्टफोन है ना टेलीविजन। पशु ऑनलाइन वाला मोबाइल नहीं है, यही छोटा मोबाइल है। ऐसी ये बच्चा भी मतलब पढ़ा लिखा छोड़ दिया है, और टीवी भी नहीं है, बिजली भी नहीं है हम लोग के पास। रोजगार खोजने लगा, पढ़ा लिखा छोड़ दिया। जानकार और शिक्षक भी मानते हैं कि बिहार में ऑनलाइन शिक्षा की बात करना बेमायने है, क्योंकि 40% आबादी के पास ऑनलाइन शिक्षा लेने की सुविधा ही नहीं है, तो फिर पढ़ाई कैसे होगी। सरकार का दावा ऑनलाइन पढ़ाई की ओर जो है वह बिल्कुल ही बिहार में असफल है। इसमें कहीं भी सफलता नहीं मिली है। खास करके देहाती क्षेत्रों में ऐसा देखा जाता है कि एक तो बिहार पिछड़ा और एक गरीब राज्य है। हर घर में हर बच्चों के अभिभावक को ना वो मोबाइल की व्यवस्था है, ना टीवी की व्यवस्था है, ना और सरकारी विद्यालय में तो ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था है ही नहीं। कम से कम 40% आबादी ऐसा है जिसके पास अभी ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करने के लिए उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। हम तो पहले ही बता चुके हैं, इसके लिए कुछ इन लोग का ट्रेनिंग होना चाहिए, शिक्षक का भी ट्रेनिंग होना चाहिए। ये क्लासेस के पहले सरकार को ये ट्रेनिंग करा लेना था। ऐसे हालात सिर्फ कटिहार के नहीं हैं, कमोबेश बिहार के सभी जिलों में यही हाल है। यानी एक बड़ी आबादी शिक्षा से वंचित है, लेकिन इस पर कोई बहस नहीं हो रही है, न सरकार का इस ओर ध्यान है। राजीव रंजन, जी मीडिया, कटिहार। बिहार यूपी में मनाया जाने वाला सुहागिनों का पर्व हरितालिका तीज व्रत शुक्रवार को है। इस कठिन व्रत को सुहागिन महिलाएं पति की लंबी उम्र और परिवार की सलामती के लिए करती हैं। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने को लेकर कठिन तपस्या की थी, और उनकी कठिन तपस्या से खुश होकर भगवान शंकर ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। लिहाजा तीज व्रत के दौरान सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की खुशहाली के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर उनका आशीर्वाद लेती हैं। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं तीज व्रत कर रही हैं। तैयारियां अंतिम चरण में है। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के मौर्य लोक परिसर में, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं और यहां पर मेहंदी लगवा रही हैं। सीधे कुछ महिलाओं से ही बात करते हैं। आज आप पहुंची हैं मौर्य लोक में तीज को लेके। हाँ जी, कल तीज है, इसी के लिए। लेकिन इस बार का तीज थोड़ा अलग है और चैलेंजिंग भी है, क्योंकि कोरोना का खौफ भी है। तो किस तरह से प्रिकॉशन ले रही हैं? मास्क लगा के बैठे हुए हैं। हमको तो यहाँ कहीं कोरोना नजर नहीं आ रहा है अभी। सब लोग तीज के लिए मेहंदी लगवाने आ ही रहा है। खौफ भी है, उसमें आप तीज व्रत कर रही हैं, यहाँ पर पहुँची हैं। हाँ, पहले से तो यहाँ पे क्राउड भी बहुत कम हो गया है। पहले पिछले साल बहुत ज्यादा था, आज बहुत कम है। तो इफेक्ट तो पड़ा है, लेकिन क्या है, फेस्टिवल है तो एंजॉय तो करना ही है। यहाँ पे सावधानी हम लोग बरत रहे हैं, जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए हैं और सैनिटाइजर का प्रयोग कर रहे हैं और मास्क का यूज किए हुए हैं। सबसे अच्छी बात है कि जिन भी महिलाओं से हमने बात की, उन्होंने प्रिकॉशन का पूरा ख्याल रखा है। यानी कोरोना को लेकर जो भी गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसका पालन वो कर रही हैं और उसी के तहत यहाँ पर मेहंदी भी लगवा रही हैं। कैमरा पर्सन निशांत के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। बेतिया और मोतिहारी में सिकरहना नदी ने तांडव मचा रखा है। हालांकि पानी कम हुआ है, लेकिन पानी कम होने के साथ कटाव तेज हो गया है। इससे लोग दहशत में हैं, तो छपरा के नए इलाकों में गंडक का पानी भरने लगा है। बेतिया में सिकरहना के कटाव से दहशत, सिकरहना के कहर से
मोतिहारी भी त्रस्त। छपरा के नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैला। उत्तर बिहार में बाढ़ का कहर जारी है। नदियों का जलस्तर कम तो हुआ, लेकिन इतना भी नहीं कि लोगों को राहत मिल पाए। बेतिया में चनपटिया के जैतिया पंचायत में सिकरहना और करताहा नदी के कटान से हड़कंप मचा हुआ है। नदी का जलस्तर कम तो हुआ, लेकिन किनारे के इलाकों में कटाव तेज हो गया है, जिससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी यहां के हालात का जायजा लेने नहीं पहुंचा। एक करताहा नदी है और मेन एक सिकरहना नदी है, जो इस गांव को अपने चपेट में ले चुकी है। सिकरहना और करताहा नदी का जमावड़ा होता है और विगत 30 वर्षों से लगातार कटाव नदी कर रही है। इसके चपेट में लगभग तकरीबन हर एक साल 20 से 25 घर चली जाती है सिकरहना की चपेट में। यहाँ पर हर एक साल इलेक्शन के समय आकर आश्वासन देते हैं लोग कि ये बनेगा, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया यहाँ पर। तो मोतिहारी में सुगौली के मधुमालती गांव के पास सिकरहना नदी में हो रहे कटाव से गांव के वजूद पर संकट मंडराने लगा है। अभी तक 1200 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। कई घर गिरने पर हैं। लोग अपने घरों को खाली कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। 12 घर कट गल बा सर, अभी ले कोई प्रखंड से कोई अधिकारी नाल चेक करे और अपन सामान के से हटा के सुरक्षित के फेर बाई से जावा कहां रही सन 10 बोले बानी घर जर सब गुजरात बा कटा ता बोल ना सब कटा था बचल बेकार हाथ ना रहू के शरण नहीं के हमनी के समस्या तो हमनी के घर कर रहल बा, कोई हमनी के देखनी यार नहीं के माने ऊपर वाला सब आके रौरा लोगन देखी लोगन आके। वहीं गोपालगंज में सारण तटबंध के टूटने के बाद नए इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है। पानापुर, मसरख, तरैया, अमनौर, मकेर, गरखा, मढ़ौरा के बाद बनियापुर प्रखंड के कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है। ऊपर से जो भी कम्युनिटी किचन का संचालन हो रहा था उसे बंद कर दिया गया है, जिससे बाढ़ पीड़ित परेशान है। टेंट सिटी में रहने वाले लोगों को जो सरकारी भोजन मिलता था उसको भी कल से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते बच्चे जो है भूख से बिलबिला रहे हैं और इनके पास उनको खिलाने के लिए कुछ भी साधन नहीं है। जरूरत है सरकार को एक बार फिर से यहाँ कम्युनिटी किचन चालू करने की। कैमरा पर्सन मनोज के साथ राकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, छपरा। राजधानी पटना के आसपास गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर है। गुरुवार को 9 बजे के बाद हालांकि जलस्तर स्थिर है, लेकिन काफी तेज धार के साथ गंगा का बहाव है और विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले 1-2 दिनों में जलस्तर में और बढ़ोतरी होगी। पटना में कृष्णा घाट का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता रजनीश ने। राजधानी पटना में गंगा का जलस्तर अगर देखें तो खतरे के निशान से पार कर गया है और ये विकराल रूप लेता जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरीके से कृष्णा घाट में यहाँ पे जो घाट है वो पूरे तरीके से जलमग्न हो गए हैं। जल स्तर में वृद्धि हो रही है और 48.60 यानी 48.60 जो खतरे का निशान है उससे 17 अगस्त को ही पार करके 48.72 आज का जो जल स्तर है यानी कि 12 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर है। राजधानी पटना के जो घाट है उस पर गंगा की स्थिति है और ये देखिए तेज बहाव है, किस तरीके से जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। और अगर बात करें तो जो सहायक नदियां हैं, चाहे वो उत्तर से आकर गंडक मिलती है राजधानी पटना के पास या फिर दक्षिण से सोन आकर मिलती है यहाँ पे, तो इन नदियों का जल स्तर भी बढ़ोतरी हुआ है। हालांकि सुबह 9 बजे से अगर बात करें तो एक गुरुवार के दिन ठहराव सा है जल स्तर में, लेकिन विशेषज्ञों की माने तो आगे 1-2 दिन में इसमें और भी वृद्धि होगी। हर एहतियाती कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं और इस तरीके से अब प्रशासन की ओर से इस पर नजर रखी जा रही है। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।